हेलो। हेलो। हाँ जी, कैसे हो? जी, नेहा, आदित्य, आयुष, वैष्णवी, वंशिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? टेस्ट कैसा गया? सर इस बार वाला तो गया? अच्छा गया था। अच्छा गया। कैसे क्वेश्चन थे? सर इजी थे। इजी थे? चलो, वेरी गुड। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, देख लूंगा। सर हाँ। सर जो मेजर टेस्ट है वो मतलब ऑफलाइन होगा। हाँ, 5 वाले ऑफलाइन होने वाले हैं सर। ठीक है, वैष्णवी। 5 को है वही ना? यस सर। हम्म। सर इसमें डीपीपी मिलेगी? क्या बोल रहे हैं? सर डीपीपी मिलेगी वो मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स। लोकेश सर का नंबर है, उनसे बात कर लेना आप। मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, उनको बोल देना एक बार। पिछले टेस्ट में सर ने कहा था कि अगले टेस्ट में मिलेगा। शायद तो एक बार बात कर लेना उनके। ठीक है, उनसे बात कर लेना एक बार। ठीक है। बोलो। है ना? ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। यस सर। चलो। हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी को याद हो गए? बोलो। हेलो। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो गए सभी एक्सेस के बाद? यस सर। उसका शॉर्ट नोट्स बना लियो कहीं पेज पे? पेज ही। हाँ जी, सभी ने किया। थम्स अप करो तो जिन जिन ने किया, जिन जिन्होंने ने किया है। हाँ जी। बस दो, दो चार लोगों ने किया। दिव्या, आलोक, अंशिका, आदित्य। जी, विकास, वैष्णवी, आप लोग, नेहा। आप लोगों ने नहीं किया क्या? जी, बतला सकते हो रीजन? विकास, आलोक, नेहा, वैष्णवी। रीजन बता सकते हो आप लोग? जी, आवाज जा रही है ना सभी को? अंशिका, आवाज जा रही है? ये लोग बोल क्यों नहीं रहे? कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? यस सर। जी, विकास, नेहा। क्या हुआ? ज्वाइन होके कहीं चले गए क्या ये लोग?
चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सर आप रिपीट करेंगे, आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी याद कर लिया और उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया हर एक एक्सिस के अबाउट। बोलो, आवाज जा रही है ना आदित्य, अंशिका? यस सर। चलो यार स्टार्ट करते हैं, लेट थोड़ा हम लोग को। चलो, तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, टॉर्क। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में क्या होता था कि कोई भी बॉडी पे जब फोर्स लगती थी वो, तो बॉडी मूव करता था, यानी ट्रांसलेट करता था, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता था। ठीक है, तो जो फोर्स होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था उसके मोशन के लिए। ठीक है, या तो उसी तरह, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसके रोटेशन के लिए जो जिम्मेवार होता है उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क जो होता है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी बॉडी पे तुम फोर्स लगाते थे तो ये मूव करता था। ठीक है, उसी तरह कोई भी बॉडी पे तुम टॉर्क लगाओगे तो वो कोई एक्सिस के अबाउट जो है, जिस एक्सिस के अबाउट वो फ्री रहेगा रोटेट होने के लिए, उस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखो, इस पे तुम यहाँ पे इस डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया। ठीक है, इस पे तुमने यहाँ पे अगर फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये फोर्स लगाते ही क्या होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट जो है ये इस तरह से घूमेगा, है कि नहीं? बोलो, इस तरह से ये रोटेट यस सर। करेगा, यस है ना? सर। तो फोर्स लगाया तुमने, तो फोर्स जो है, ठीक है, तो फोर्स का कारण, इसका घूमने का कारण क्या है? तो घूमने का कारण है वो टॉर्क है। ठीक है, तो टॉर्क है, तो ये टॉर्क अगर मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो ये जो एक्सिस हो जाएगा ये इसका आर हो जाएगा। ठीक है, आर जो हो जाएगा वो एक्सिस से, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उस एक्सिस से जो फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उसका डिस्टेंस है। ठीक है, हम अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, या कोई एंगल वगैरह पे होगा तो वहाँ पे हम लोग दूसरी चीज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम टॉर्क लिखना चाहो तो टॉर्क जो होगा वो आर क्रॉस एफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीजें हम लोग आगे करेंगे कि टॉर्क को क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, तो जो टॉर्क होता है जी, किसी को कुछ बोलना है? देखो, किसी को कुछ बोलना होगा ना, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना होगा, ठीक, चैट बॉक्स बंद रहेगा आपसे। ठीक है, किसी को भी कुछ पूछना होगा, ठीक है, कुछ बोलना होगा, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप माइक ओपन करके बोल सकते हो। ओके, हाँ जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क की बात करें, ठीक है, टॉर्क, तो टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ऐसा सिंबल होगा टॉर्क का। ठीक है, तो इसको हम टाउ बोलते हैं। तो जो टॉर्क होता है ना, तो टॉर्क जो होता है वो आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट एक्सिस, जहाँ जहाँ जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से घूमेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट जो ये आर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। और आर क्रॉस एफ जो हो जाएगा वो टॉर्क हो जाएगा। तो आर क्रॉस एफ, तो यहाँ से हम टॉर्क को, क्रॉस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को लिखते थे ए बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो होता था ए और बी के बीच एंगल, तो उसी तरह आर क्रॉस एफ को हम लिख सकते हैं आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, है ना? आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को इसी तरह लिखा जाता है। और जो थीटा है यहाँ पे, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एंगल है वो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा, ठीक है, तो साइन 90 जो होता है वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा वो आर इंटू एफ हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, या एफ इंटू आर बोल सकते हो, कुछ भी लिखो। ठीक है, आर इंटू एफ या एफ इंटू आर, ठीक है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो वहाँ पे ध्यान रखना आर क्रॉस एफ ही करेंगे। ठीक है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि अगर इस पे, ठीक है, यहाँ पे तुम अगर फोर्स लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे तुम इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे, है ना,
इस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा कि ये इस तरह से रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा, ठीक है। ये पॉइंट के अबाउट ये इस तरह से रोटेट करेगा एक्चुअली, ठीक है, अल्फा, ठीक है। इस तरह से ये रोटेट करेगा। तो यहाँ से जो फोर्स, ठीक है, यहाँ से जो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो यहाँ से तुम एफ क्रॉस आर करोगे, ठीक है, सॉरी आर क्रॉस एफ करोगे ना, टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर इंटू एफ इंटू साइन 90 आ जाएगा, क्योंकि एफ और आर के बीच आर वेक्टर ये है, ठीक है। तो तुम एक्सचेंज करोगे तो आर वेक्टर इधर होगा और एफ वेक्टर ये, ठीक है। वेक्टर को हम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। तो आर वेक्टर ये था तो इसको थोड़ा आगे करोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो एफ वेक्टर इधर आ जाएगा और आर वेक्टर इधर, यानी टेल से टेल मिल गया। तो दो वेक्टर के बीच अगर एंगल चाहिए तो या तो उसके टेल से, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो हेड से हेड मिला हुआ है, यहाँ पे टेल से टेल मिला हो, तो ये भी एंगल ही हो जाएगा और ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क जो हो जाएगा आर क्रॉस एफ यानी आर एफ साइन 90, यानी कि यहाँ से एफ इंटू आर लिख सकते हैं और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो टॉर्क जो हो जाएगा एफ इंटू आर, ठीक है, आर इंटू एफ या एफ इंटू आर, ठीक है। तो जब भी देखो फोर्स पता हो और देखो ये फोर्स पता हो और फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वहां से फोर्स का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो वहां से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो रिस्पॉन्स देते रहो वो बीच बीच में, यार आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, समझा ना? विकास, आदित्य, अंशिका, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ओके देते सर। रहो बीच बीच में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि देखो कि समझते हैं कि जो फोर्स ये होता है टॉर्क होता है, ठीक है। टॉर्क जो होता है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ, इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। जो टॉर्क होता है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के कारण कोई चीज टर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम इस पर फोर्स लगा के तो क्या होगा, ये टर्न करेगा, ये घूमेगा, ठीक है। तो घूमने का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसी को टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम मान लो कि टॉर्क जो फोर्स है इधर लगा रहे हो, ऐसे मान लो कि ये है, ऐसे लगाओगे तो ऐसे लगाओगे तो क्या घूमेगा ये? अजय बोलो। नो सर। इस तरह से फोर्स लगाओगे, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगाए तो ये घूमेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से तुम फोर्स लगाए तो ये घूमेगा ही नहीं, ठीक है। तो इधर लगाओगे ऐसे फोर्स तो ये घूमेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो टॉर्क होगा उस केस में जीरो हो जाएगा, उस केस में जो एंगल हो जाएगा या तो 0 डिग्री हो जाएगा या 180 डिग्री। अगर मान लो कि आर इधर है, ठीक है, और तुम एफ भी इधर लगा रहे हो, यानी इसी डायरेक्शन में फोर्स, तो दोनों के बीच एंगल जो हो जाएगा थीटा 0 डिग्री। तो इसके केस में भी टॉर्क जीरो आ जाएगा, क्योंकि कॉस साइन जीरो जीरो होता है। या तो मान लो कि आर इधर है और फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, यानी फोर्स इधर लगा रहे हो, तो फोर्स और आर के बीच एंगल हो जाएगा थीटा, वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है। तो इस केस में भी टॉर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो जो फोर्स है या तो कोई एंगल पे लगाना पड़ेगा या परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर 0 या 180 पे लगाओगे तो उस केस में जो है टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सबसे जो मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है, वो 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो 1 जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो जो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क जो होगा ना, टाउ मैक्सिमम, ठीक है, वो होगा फोर्स इंटू आर, ठीक है, फोर्स इंटू आर, ठीक है। यानी फोर्स जो है वो लीवर, मान लो कि ये लीवर है इसका, इस लीवर के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, ठीक है। तो देखो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, ठीक है। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा सिचुएशन लेते हैं कि ये सब जो चीजें लिखा हुआ है ये हिंज पॉइंट है, इसके अबाउट कोई भी चीज घूम रही है, मान लो ये रॉड है मेरे पास, मान लो, ठीक है। इस रॉड जो है इस एक्सिस के बाद घूमने के लिए, मान लो कि इसमें जो फोर्स है, ठीक है, अब इस पे जो फोर्स है मान लो हम इधर लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, एफ इधर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अपना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है।
ये जो है अपना आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मैं आर वेक्टर को बना देता हूँ। तो हिंज पॉइंट से जो फोर्स है ये आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर है। तो तुम एंगल सा एक्सटेंड करोगे तो ये थीटा हो जाएगा एंगल आर और एफ में। तो जो यहाँ से टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू ये थीटा हमने लिया, ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ या एक मिनट, आर क्रॉस एफ, या यहाँ से लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तब यहाँ से तुम देखो कि हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा और एक इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ कि हमने जैसे दो कंपोनेंट ले लिया, तो एक बात बताओ कि इसको घुमा कौन सा कंपोनेंट रहा होगा, कोई सोच के बताओ कि जो फोर्स का दो कंपोनेंट आया है एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, तो इसको घुमा कौन रहा है? इस रॉड को घुमा कौन सा कंपोनेंट रहा होगा? सर एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा घुमा रहा होगा। एफ कॉस थीटा तो इसको एलोंग लग रहा है, ये तो इसको खींच रहा होगा इधर। लेकिन एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ऐसे जो ये हिंज है इस पॉइंट के बाद, तो एफ कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, तो यही फोर्स जो है उसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट तो इसको खींच रहा है इधर, ये तो कोई टर्निंग इफेक्ट ही नहीं रहा। तो हम यहाँ से देखो जो टॉर्क आया था आर एफ साइन थीटा, अगर हम इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दे, परपेंडिकुलर टू द रॉड, यानी एफ परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? इस आर के परपेंडिकुलर, और इसको हम एफ पैरेलल बोल देते हैं, यानी इस रॉड के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि जो टॉर्क होगा, टॉर्क को हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। तो आर और एफ साइन थीटा क्या है, वो एफ परपेंडिकुलर है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. आर एफ साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू आर एफ साइन थीटा ही आना है। ठीक है, और आर एफ साइन थीटा, तो यहाँ से तुम अगर लिखोगे टॉर्क, ऐसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एफ साइन थीटा को हम एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, कुछ भी लिखो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई ही कर रहे हो तो एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमेशा याद रखना आर क्रॉस एफ होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें अगर मान लो फोर्स कोई एंगल पे दिया हो, तो हम क्या कर लेंगे, उसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के कारण जो है टॉर्क आएगा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर, सॉरी आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम कंपोनेंट डायरेक्ट ले लो परपेंडिकुलर, जिस जो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, या जो रॉड के अलॉन्ग वाला एक कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको टर्न कराने में। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं एफ परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। ठीक है, रोटेशन ऑफ रॉड। ठीक है, एफ परपेंडिकुलर जो है रोटेशन ऑफ रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो टॉर्क जो हो जाएगा आर इंटू एफ। बताओ, बोलो। जी, क्लियर है? Yes, sir. जी, आप लोग का क्या हुआ, विकास आदित्य? जी, हाँ धनंजय, क्या हुआ? अब्दुल्ला, क्या चैट बंद है तो यस सभी सर। गायब हो गए हो क्या? यस सर। क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो ये, तो यहीं पे देखो, यहाँ पे है वही, ये जो टॉर्क होगा वो आर क्रॉस एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अबाउट अगर घूम रहा है। ठीक है, तो इसके अबाउट, तो ये फोर्स मान लो ये ऊपर से कोई इसको प्रेस कर रहा है, तो फोर्स जो है वो नीचे लगा रहा होगा। ठीक है, और ये डी, तो डी इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डिस्टेंस इंटू एफ परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर मान लो कि इस रॉड पे इस तरह से भी फोर्स लग रहा होता है, ऐसे कोई कोई ऐसे फोर्स लगा रहा होता है फोर्स,
ठीक है, इस अबाउट अगर इसके अबाउट घूमता है ये, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक इधर आता और एक अलोंग द आता, ठीक है, मान लो ये थीटा एंगल आता, तो ये वाला जो आता एफ साइन थीटा आता, तो ये एफ साइन थीटा के कारण जो है ये घूमता, ठीक है, तो यहाँ से जो टॉर्क आ जाता ये एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो Yes, sir. एफ परपेंडिकुलर इंटू जी, ठीक है, एफ परपेंडिकुलर इंटू डी, तो यहाँ से एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा इंटू डी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कर लेंगे, या देखो एक तरीका ये भी है कि हम आर परपेंडिकुलर निकाल लें, ठीक है, आर परपेंडिकुलर निकाल ले इंटू एफ कर दें, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ से देखोगे यहाँ पे इसने किया हुआ है कि आर का ही कंपोनेंट ले लिया, या तो तुम एफ का कंपोनेंट ले लो, देखो ये एफ था इधर, ठीक है, एफ को मैं यहाँ पे दिखला देता हूँ दूसरे कलर से कि एफ था इधर, ठीक है, ऐसे एफ था, ठीक है, तो इसने एफ का कंपोनेंट नहीं लिया, ठीक है, इसने एफ का कंपोनेंट नहीं लिया, ये जो आर ये था, ठीक है, आर का दो कंपोनेंट ले लिया, एक था परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है, और एक अलोंग द रॉड, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो ये जो हो गया पैरेलल टू द फोर्स, ठीक है, जो आर का कंपोनेंट पैरेलल टू फोर्स, और ये जो है वो आर साइन थीटा, तो देखो यहाँ से अगर फोर्स इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा ही लिखते हैं हम लोग, एफ इंटू आर साइन थीटा, ठीक है, तो आर साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर है, तो हम टॉर्क को लिख सकते हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी आर परपेंडिकुलर का मतलब किसके, जो आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू फोर्स, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू फोर्स, क्योंकि ये बेसिकली देखोगे ये परपेंडिकुलर है किसके, फोर्स, क्योंकि फोर्स जो है वो इससे पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इधर है, ठीक है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर है, क्लियर है ये, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आर परपेंडिकुलर जो है वो ये है परपेंडिकुलर टू एफ, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, या तुम ऐसे लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये एफ परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, तो किसी एक का कंपोनेंट ले लो, या तो आर का कंपोनेंट ले लो या तो एफ का कंपोनेंट ले लो, ठीक है, और उस केस में तुम टॉर्क निकाल दोगे। अगर बात करें टॉर्क का यूनिट का, ठीक है, तो टॉर्क की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होगा, ठीक है, ध्यान से देखो जो यूनिट सर होगा, यहाँ पे एफ आर साइन थीटा आएगा। कहाँ पे बेटा, सर जो आपने आर परपेंडिकुलर लिया है वहां पे आर साइन थीटा आएगा हाँ, या आर कोस थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्क जनरली ये टॉर्क तो एफ आर कहाँ पे, यहाँ पे इसमें, यस सर, इस वाले में, आर तो वाले इसमें में। देखो ना आर साइन थीटा आएगा ना, देखो ये थीटा है ना, ये थीटा, तो इसके पैरेलल एक बनाओगे तो अल्टरनेट से ये थीटा हो जाएगा ना, तो अगर ये आर था तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और इधर वाला साइन थीटा, जिससे एंगल बनाता है ये आर है, तो आर कॉस थीटा, ठीक है ना, है कि नहीं, Yes, sir. हाँ जी, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये, तो यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट का देखो तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क जो होता है एफ इंटू आर, ठीक है, तो एफ इंटू आर फोर्स का न्यूटन, और आर जो हो जाएगा मीटर, है ना, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, डायमेंशन की बात करो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन जो होगा वो फोर्स का डायमेंशन इंटू लेंथ का डायमेंशन, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और लेंथ का डायमेंशन एल, ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो डायमेंशन ये हो जाएगा, और यूनिट जो हो जाएगा ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही है ना यार, ये फोर्स है और आर क्या है, आर तो डिस्टेंस है, उसको तो मीटर में ही मेजर करेंगे हम, ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब एक दो बात और हम कर लेते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में देखो, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क
डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में देखो वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के सेंस से हम लोग देखेंगे जनरली, ठीक है, कि अगर मान लो ये एक हिंज है, ठीक है, मान लो कि एक रॉड इधर है ऐसे, ठीक है, और एक रॉड इधर है ऐसे, ठीक है, इस पे जो फोर्स सर लग अभी रहा है इससे वो पहले कौन सा टॉपिक था इक्विलिब्रियम वाला? कर रहा है क्या, वो नहीं अभी, ठीक है, अभी रुको, ये कर लो पहले डायरेक्शन, उसके बाद आएंगे उस पे, ठीक है। इस पे मान लो ऊपर फोर्स लग रहा है और इस पे नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है, इसका भी डिस्टेंस ये मान लो एल लेंथ है, इसका भी लेंथ जो है एल, ठीक है, इस पे फोर्स। अच्छा बात बताओ, इस पे टॉर्क कितना लगेगा, बोलो कोई, इस पे टॉर्क कितना लगेगा? सर एफ एल साइन हाँ, थीटा। एफ साइन थीटा, एंगल कितना है? सर 90 डिग्री। तो साइन साइन 91 एफ इंटू एल, यस क्योंकि सर, देखो एफ लेंथ एल आ जाएगा। लेंथ के परपेंडिकुलर Yes, ही है ना, sir. ये दोनों परपेंडिकुलर ही है ना, तो एफ इंटू यस एल हो सर। जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ओके सर। क्या दोनों जो, एक बात बताओ, क्या दोनों टॉर्क सेम ही है क्या? यस सर। नो सर, दोनों का रोटेशन ऑफ हाँ, डायरेक्शन ठीक है, अलग बस अलग है। वो टॉर्क, अलग है, डायरेक्शन अलग है। ठीक है, टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये दोनों जो टॉर्क है वो सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन या तो आर क्रॉस एफ से निकलेगा। आर क्रॉस एफ कैसे हम निकालते हैं वो देखो, तो यहाँ पे देखोगे तो आर जो वेक्टर होगा, वो आर वेक्टर तुम यहाँ से तुम अगर ड्रॉ करना चाहो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, इस केस में भी ये आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, यानी आर वेक्टर हमेशा इधर है। हेलो, Yes, sir. मेरे जो यस मेरे सर। जो ये फिंगर है ना, इस फिंगर को तुम आर वेक्टर के साथ करना, ठीक है, इस फिंगर को तुम आर वेक्टर के, या मैं एक पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सेंस समझा देता हूँ, कि ये देखो, ये जो है हिंज पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ये हिंज पॉइंट है, क्योंकि इसी के अबाउट ये रोटेट होना है, तो ये जो है हिंज पॉइंट है। अब पहले केस में जो फोर्स है ऊपर लग रहा है ऐसे, तो ये इसको इधर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है, इस तरह से घुमाएगा, देखो ये इसको ऐसे घुमाएगा, है ना, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ना। yes sir, और ये जो फोर्स है जो दूसरे केस में है वो इधर ऐसे घुमाएगा, है ना, ऐसे, क्लॉकवाइज। इसको हम क्लॉकवाइज clockwise, लेंगे, ठीक है। तो कोई एक डायरेक्शन को तुम अगर पॉजिटिव लेते हो, अगर इसको प्लस ले लेते हो, मान लो एंटी क्लॉकवाइज को तुम प्लस ले लेते हो, तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, minus, है ना, यानी तुम एंटी क्लॉकवाइज को तुमने प्लस मान लिया, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, किसी को भी प्लस मान सकते हो, तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, है कि नहीं, yes sir, ठीक है। यस सर। तो उसको अगर तुमने पॉजिटिव मान लिया तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तुम देख लो, सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम फोर्स लगा के देख लो, ऊपर ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो गया, इस तरह से रोटेट कर रहा है एक इधर से, तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, यानी दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग होंगे। अब बात करते हैं कि एक और जो हम आर क्रॉस एफ से करते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ हम लिखते हैं, तो आर क्रॉस एफ में क्या होता है, इसका डायरेक्शन हम इस तरह से देखते हैं कि देखो, जो राइट हैंड थंब लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड लेते हैं हम, तो राइट हैंड में जो चारों फिंगर है, ठीक है, ये चार फिंगर है, ठीक है, इस चारों फिंगर को हम आर के डायरेक्शन में करते हैं, यानी इस केस में देखोगे तो आर इधर है और इसमें भी आर इधर है, ठीक है, जो आर वेक्टर है अपना वो इधर है ऐसे, और इसमें भी आर वेक्टर इधर है, तो आर वेक्टर ये आ गया। अब देखो पहले केस में अगर हम देखें, तो पहले केस में हम क्या करेंगे, उसके बाद जो ये फिंगर है, ये जो चारों फिंगर है, उसको हम फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो पहले केस में देखो फोर्स जो है वो ऊपर लग रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है ना, हाँ जी, Yes, sir. दिख रहा था ना, कि इसमें देखो कि यहाँ पे देखो कि पहले केस में जो फोर्स है ऊपर लग रहा है ना, ऊपर लग रहा था ना, Yes, sir. ठीक है,
पहले केस में देखो फोर्स ऊपर, तो क्या हम ऐसे इसको कर्ल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा ना, बोलो, क्योंकि फोर्स ऊपर यानी फोर्स की तरफ कर्ल करना है ना ऐसे। हाँ जी, Yes, sir. कर्ल करना है, तो जो अपना थंब है, ठीक है, जो थंब है अपना, वो थंब जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब इस केस में हम ऐसे कर ले, ठीक है, तो थंब जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी जो फोर्स टॉर्क जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं बाहर की तरफ के डायरेक्शन को। जो तो टॉर्क जो होगा, टॉर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू एल, और डायरेक्शन को हम डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से तुम अगर इसका करोगे, ठीक है, इसका करोगे टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू एल, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर इस केस में डायरेक्शन देख में जो है वो फोर्स नीचे लग रहा है, तो फिंगर है उसको हमें कर्ल नीचे करना पड़ेगा। तो इस केस में देखो थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो बोर्ड है उसके अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में जो टॉर्क है वो अंदर यानी क्रॉस लग रहा है ना। तो यहाँ पे भी देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, ठीक है, या एक एंटी अंदर की क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक Yes, है। sir. तो या तो हाँ, तो आप लोग बेसिकली यही ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाले ही, ठीक है। और सबसे इजी रहेगा कि आप यहाँ से खुद से करके देख सकते हो, क्योंकि रॉड वगैरह रहेगा तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा तुम देख लेना कि सेंस ऑफ रोटेशन किसका क्या है। तो कोई क्लॉकवाइज मिलेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, तो तुम कोई किसी एक को पॉजिटिव मान लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन क्लियर है जी? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सर रिजिड बॉडी। डॉट का मतलब आउटवर्ड है। क्या बोल रहा है जी? सर क्या बोल रहा डॉट है? का मतलब आउटवर्ड है। हाँ, बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। देखो, अगर जो वेक्टर होता है ना, देखो वेक्टर को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बतलाता हूँ, ये देखो यहाँ पे कि जो वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट एरो से करते हैं, ठीक है। तो एरो के जो इस साइड देखोगे तो ये कुछ इस तरह का रहेगा, है ना। एरो के जो तुम एरो तीर वगैरह देखते होगे तो ये कुछ इस तरह का रहता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह का शेप रहता है, ठीक है। तो Yes, sir. बाहर की तरफ, ठीक है, जो एरो है इसका जो ये है हेड, इसको ये जो है वो डायरेक्शन बताता है। तो तुम बाहर की तरफ एरो रहेगा, ये बाहर की तरफ, तो तुम सामने से जब देखोगे तो तुम्हें एक डॉट दिखेगा ना, सिर्फ ये वाला इसका जो सामने का पोजीशन है, ये सिर्फ एक डॉट की तरह दिखेगा ना, बोलो। Yes, sir. लेकिन जब ये अंदर की तरफ रहेगा तो ये तुम्हारे उसे, तब तुम उसको पीछे वाला टेल देखोगे तो टेल कुछ इस तरह का क्रॉस टाइप का दिखेगा, ठीक है, क्रॉस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आउटवर्ड, और ये जो है ये इनवर्ड, ठीक है जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? थम्स अप करो, इसका इसका क्लियर है? जी अब्दुल्ला, विकास, यस सर क्लियर है। क्लियर है? आदित्य, यस सर। ठीक है, चलो। Yes, sir. तो ये अगर, तो हम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की बात करें तो ध्यान देना कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, तो हमने न्यूटन लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ में कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir.
लेकिन हम वहाँ पे टॉर्क वगैरह की चर्चा नहीं किए थे कि हो सकता है कि कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है, हो सकता है कि कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे नेट टॉर्क भी जीरो हो, ठीक है। नेट फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी पे नेट टॉर्क भी जीरो हो, ठीक है। बात करें कि कोई भी बॉडी अगर मान लेते हैं मैकेनिकल, तो देखो इक्विलिब्रियम भी दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो होते हैं ट्रांसलेशनल और एक होते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके पास कोई भी मूवमेंट नहीं, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। यानी एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब नेट फोर्स जीरो है। कोई भी बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रही है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन होगा, तो देखो कोई भी बॉडी तभी रोटेट करती है जब उसमें टॉर्क लगती है, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसमें नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है। कि नेट टॉर्क जो होता है वो जीरो होना चाहिए। या हम फिर बोल सकते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में, यानी न तो वो ट्रांसलेट कर रहा है ना ही वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ना ही वो ट्रांसलेट कर रहा है ना ही वो रोटेट कर रहा है, यानी कि ना तो ये ट्रांसलेट कर रहा है और ना रोटेशन हो रहा है, यानी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का तो कंडीशन है कि एफ नेट जीरो होना चाहिए, ठीक है, एफ नेट जीरो होना चाहिए। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एफ टाउ नेट, टॉर्क नेट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट। क्योंकि देखो टॉर्क जो है ना, टॉर्क जो है बेसिकली पॉइंट पे डिपेंड करता है। कि अगर मान लो कि कि मान लो एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड पे तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो तुम टॉर्क किस पॉइंट के बाद, मान लो तुम यहाँ से निकाल रहे हो टॉर्क, यहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ से निकाल लो, तो हर एक पॉइंट के से क्या होगा, टॉर्क अलग अलग आएगा। क्योंकि देखो तुम अगर मान लो कि ए पॉइंट से निकालोगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा G1, ठीक है, G A। बी से निकालोगे तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा G B। सी से निकालोगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट से क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल अलग अलग हो, यानी टॉर्क ए, टॉर्क बी और टॉर्क सी तीनों अलग अलग है, ठीक है। हर एक पॉइंट के बाद जो टॉर्क है वो अलग अलग आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है। तो टॉर्क जो है वो Yes, sir. पॉइंट पर या किस एक्सिस के बाद कोई बॉडी रोटेट कर रही है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो होने के बाद अगर कोई भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, कोई बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के बाद तुम टॉर्क निकालोगे तो उसका जो है नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो कंडीशन आ गया कि नेट फोर्स जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि जितना भी फोर्स, मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट में जितना लग रहा है, ठीक है, राइट में जितना लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लगना चाहिए, यानी एफ इधर जितना लग रहा है उतना ही, ठीक है। या वर्टिकल की बात करें तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर लेफ्ट राइट, और वर्टिकल फोर्स बराबर एफ वर्टिकल, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगे तो नेट फोर्स जीरो। उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तो कोई बॉडी पे जितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, दो टॉर्क रह रहे हैं, एक टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, दूसरा टॉर्क जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और दोनों अगर मान लो इक्वल हो गए तो वो घूमेगा ही नहीं। मान लो आप एक रॉड को कोई एक इधर फोर्स से घुमाना चाह रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज, दूसरे फोर्स से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो दोनों को कहीं घूमेगा ही नहीं, क्लियर है? अजय Yes, sir. बोलो, क्लियर है? Yes. चलो। Yes, sir. तो हाँ, तो इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि नेट और जीरो, नेट फोर जीरो, ठीक है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है।
मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, मासलेस रॉड है, ठीक है। हमने इस पे 2 फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर 30 न्यूटन, ठीक है, एक फोर्स इधर 20 न्यूटन, और एक फोर्स यहाँ पे मान लो बीचों बीच लग रहा है, ठीक है, मान लो F, ठीक है। ये जो लेंथ है ये 10 मीटर का है, ठीक है, और ये जो फोर्स है मान लो ये 5 मीटर पे लग रहा है। फाइंड F such that rod remains in equilibrium, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है, सॉरी यार, यहाँ पे मैं इसको मीटर में लेता। फाइंड F and X, find F such that F and X such that rod remains in equilibrium, ठीक है। मुझे क्वेश्चन समझ आया? जल्दी बोलो Yes, sir. कोई। चलो निकालो F और X। जी सॉल्व कर रहे हो? हेलो। Yes, sir. ठीक है। सर X 6 मीटर आ रहा है। X से फोर्स कितना आया? जी फोर्स निकाले बिना आपने X निकाल लिया? हाँ वो तो आने का आ ही जाएगा फोर्स निकाले बिना भी, लेकिन फोर्स कितना आएगा? क्योंकि फोर्स निकालना इजी है यार। हाँ जी आदित्य, आप बताओ। सर फोर्स है के 50 न्यूटन। सर 50 और 4, 50 और 4, Yes, sir. 50. 50 और सर 50 न्यूटन है। ठीक सर देख 50 लेता और हूँ। 4। 50 और 4, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये X4 आएगा ना, देख लेता हूँ। तो सर देखो X पहले इक्वल टू 4 आ रहा है सर। X इक्वल टू 4 देख लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए F ने 0 होना चाहिए। तो F ने 0 होने का मतलब यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे। तो ऊपर देखो, ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का। तो ऊपर का फोर्स हो गया 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स एक ही लग रहा है, एफ। ठीक है, यहाँ से तो एफ डायरेक्ट आ गया 50 न्यूटन। अब देखो हमें चाहिए कि एफ तुम्हारे पास 50 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब हमें एक्स चाहिए कि एक्स का कितना वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें टॉर्क का सहारा यूज करना पड़ेगा, टॉर्क का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम के केस में जो टॉर्क होता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होता है वो जीरो होगा। किसी पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकालोगे तो ये जीरो होगा। तो हम इजिली, अगर हम इसको इजिली सॉल्व करना चाहें तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यही डिस्टेंस निकालना है एक्स। तो इस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकालोगे, मान लो ए पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क के अबाउट ए वो भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद तुम टॉर्क निकालोगे तो ए पॉइंट के बाद 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स ये नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ। देखो ये फोर्स जो है वो इसको इस तरह से घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो नीचे वाला 20 न्यूटन है वो उसको ऊपर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। यानी क्लॉकवाइज का टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क। यानी इस फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा वो इस फोर्स 50 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके कारण तुम फोर्स टॉर्क निकालना चाहो तो ये 20, और इसका डिस्टेंस कितना है, 10 है ना यहाँ से। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0, तो और ये 5 4 से कटेगा, तो x इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। तो f आ गया 50 और x आ गया 4 मीटर। क्लियर है? Yes, sir. चलो, उसी तरह से ये देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है। ठीक है, hinge from the two string of equal length from a ceiling as shown in the figure. Determine the tension in the string. ठीक है, ये दोनों रस्सी ए बी रस्सी में। ठीक है, मान लो इस रस्सी ए है। ठीक है, या 1 और ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों रस्सी में हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो, हम अगर इसका एफबीजी बनाए तो देखो रॉड का मास m था। तो देखो रॉड का मास m है तो रॉड का वेट नीचे लगेगा। ठीक है, और रॉड का जो वेट है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी सेंटर ऑफ मास किया है। तो हम लोग इस रॉड को इस रॉड का अगर पूरा मास एक जगह मानना पड़ेगा तो हम उसको सेंटर ऑफ मास पे ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम इसका एफबीजी बनाना चाहें तो यहाँ पे इस पे एक टेंशन लगेगा T1, इस पे एक टेंशन रस्सी पे T2 लगेगा, और एक वेट जो है इसका वो सेंटर से पास करेगा। अगर मान लो इसका सेंटर 3L/4 है, L/4 है, तो L/4 यहाँ से तो यहाँ कहीं आएगा मान लो। ठीक है, सेंटर जो कि यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेट लगेगा जो कि मास ऑफ रॉड इंटू जी लगेगा। तो इस रॉड का देखो, तो अगर हम यहाँ पे एफबीजी बनाए, ठीक है, तो रॉड पे जो एक टेंशन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है T1, और एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जो कि 3L/4 डिस्टेंस पे है यहाँ पे। ठीक है, T2, और एक इसका जो वेट लग रहा है बीचों बीच इसका mg। ठीक है, मास m था तो m इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, अब अगर हम नेट फोर्स और नेट टॉर्क को जीरो करें तो नेट फोर्स जब तुम जीरो करोगे तो यहाँ से आ जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, बोलो। Yes, sir. अगर तुम्हें नेट टॉर्क जीरो करना है तो नेट टॉर्क जीरो करने के लिए कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो हम ए पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकालें, यानी इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें। तो अब ध्यान दो कि ये जो टॉर्क है, ठीक है, जब तुम इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे ना तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए पॉइंट मान लेते हैं, ये जो T1 है वो ए पॉइंट से ही पास कर रहा है, यानी इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा mg का, जो कि mg इसके L/2 पे लग रहा है, L/2 पे लग रहा है। यार ये 3L/4 है ना, 1.33.5, ये Yes, sir. एक मिनट, 3L/4 है भैया। तो 3L/4 का वैल्यू कितना होगा,
3/4 एंड 0.75, ये 0.5, हाँ ठीक है डिस्टेंस, ठीक है। ये L/2 और ये जो डिस्टेंस है ये है 3L, L/4 3L/4, ये A से T2 का 3L/4 है ना, ओके बोलो। सर ठीक Yes, है sir. 3L/4। और जब A से हम T1 का देखें तो T1 का तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो, तो इसको कोई घुमा ही नहीं पाएगा, हिंज पॉइंट के अबाउट ये थोड़े घुमा लेगा, ठीक है। तो जो टॉर्क आएगा T1 का टॉर्क, टॉर्क ऑफ T1 वो तो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। T1 का टॉर्क 0 ही होगा, क्योंकि वो जो है T1 वो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से वो पास कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे उसी से पास कर रहा है, इसलिए उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वही 0 हो रहा है, तो टॉर्क 0। अगर एक टॉर्क 0 करना है तो देखो mg का सेंस ऑफ रोटेशन मीडियम में, तो टॉर्क ड्यू टू mg इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू T2, है ना। तो टॉर्क ड्यू टू mg जो आएगा वो mg इंटू L/2, और टॉर्क ड्यू टू T2 जो आएगा T2 इंटू 3L/4। तो यहाँ से देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट T2 का वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से तुम डायरेक्ट T2 का वैल्यू जो निकालोगे वो आ जाएगा T2 इज इक्वल टू देखो ये 2 से 2 गया, तो 2 सर mg L/2 बाई, होगा या फिर L/4 होगा? ये बेटा L/2 होगा ना, जो सेंटर ऑफ मास है वहीं पे लाई करता है ना इसका सेंटर। इसका जो पूरा मास हम कहाँ ले सकते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे रॉड का, और mg वहीं पे लगेगा ना, सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रॉड का होगा वो बीचों बीच होगा ना, L/2 पे हो ना। मतलब सेंटर ऑफ मास हमने किया है ना, तो रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे ना। यस सर, सेंटर पे ही होगा। ओके तो सर। अगर ये एल लेंथ का है तो ये सेंटर पे होगा, और वहीं पे वेट लगता है ना, सेंटर ऑफ मास पे ही वेट लगता है ना। सेंटर ऑफ मास तो हमने इसलिए किया है कि जो वेट है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है, ठीक है। तो m×g वो L/2 ही पे लगेगा, ये L/2 होगा, है ना। बोलो, ठीक है ना। तो Yes, sir. यहाँ से T2 जो आ गया 2mg/3, ठीक है। जैसे ही T2 का वैल्यू 2mg/3 आ गया, मुझे T1 पता है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg था, ठीक है। और हमने T2 का वैल्यू निकाल लिया 2mg/3, ठीक है। तो यहाँ से T2 का वैल्यू रख दो तो T1 जो आ जाएगा, T1 प्लस T2 जो है 2mg/3 इक्वल टू mg। तो यहाँ से T1 जो आ जाएगा mg माइनस 2mg/3, तो ये आ जाएगा mg/3। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है ना। सर एक बार आप Yes, sir. रिपीट कर देंगे? तो क्या कि हमने पहले तो एबिलिटी बना लिया, हर एक फोर्स को दिखा दिया कि कहाँ कहाँ रॉड पे कौन कौन फोर्स लग रहे हैं। तो रॉड पे हमने देखा 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो रॉड का खुद का वेट, और वेट हमेशा उसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो कोई भी एंड से देखोगे ना, इस एंड से देखो या इस एंड से, तो वो L/2 डिस्टेंस पे ही होगा, इस एंड से देखो या इस एंड से, वो L/2 डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है। तो एक वेट लगा, और ये दो रस्सी से बंधा हुआ है, तो एक टेंशन T1 एक टेंशन T2, ठीक है। तो ये रस्सी T1 लगाएगा तो ये रस्सी T2 लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से T1 और T2 ये आ गए। तो अगर हम फोर्स को नेट फोर्स 0 करें, यानी नेट फोर्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड में दो फोर्स लग रहे हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू डाउनवर्ड में mg, ठीक है। अब हम टॉर्क देखें तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम निकाल के 0 कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट 0, तो हमने देखा कि इस पॉइंट के अबाउट ही हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जो ए पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट हमें निकालना इजी होगा, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह हमें डायरेक्ट पता है, यहाँ से 3L/4 और यहाँ से L/2 ही होगा ये, ठीक है। तुम इसके अबाउट भी निकाल सकते हो, इसके अबाउट भी, तो कहीं से भी सॉल्व करोगे तो नेट टॉर्क को 0 करोगे, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में तो जो टॉर्क है किसी भी एक्सिस के अबाउट वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ए के अबाउट हमने निकाला, तो ए के अबाउट जो टॉर्क 1 का होगा, ठीक है, T1 का जो टॉर्क होगा, क्योंकि वो उससे पास कर रहा है, ठीक है।
तो कोई फोर्स ए से F1 ऐसे पास कर रहा है तो F1 का भी टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहे हैं वहीं से अगर पॉइंट पास कर रहा है ना तो उसका टॉर्क जो है वो 0 होगा। तो T1 का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क सिर्फ दो का बचेगा, एक तो mg का, एक T2 का। ठीक है, एक बचेगा mg का, एक बचेगा T2 का। तो mg का टॉर्क और T2 का टॉर्क, ठीक है, अगर मान लो बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। mg जो है उसको इस तरह से घुमाना चाह रहा है, T2 जो है उसको इस तरह से घुमाना चाह रहा है। यानी दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, ये घूमेगा ही नहीं किधर भी। ठीक है, तो mg का टॉर्क इक्वल टू T2 का टॉर्क। तो mg का जो टॉर्क आएगा mg फोर्स इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि L/2 है। ठीक है, तो mg इंटू L/2 इज इक्वल टू T2 का जो टॉर्क आएगा T2 इंटू 3L/4, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है 3L/4 पे है, यहाँ पे शो किया हुआ है, देखो 3L/4। ठीक है, तो यहाँ से L L कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और T2 जो आ जाएगा 2mg/3। और एक इक्वेशन था T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, ये पहला इक्वेशन था। T2 जो है अपना आ गया। तो इसमें इस इक्वेशन में T2 का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से T1 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया अभी। ठीक है, ये कर लेना, एक ये। तो इसमें इसमें तो फ्रिक्शन वगैरह का भी यूज होगा, ये भी मैं करवा दूंगा। देखो, पहले तो सबसे पहले बताओ ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में कितने फोर्स लग रहे हैं रॉड पे, ये बता सकते हो। इस रॉड पे कितने फोर्स लग रहे हैं। हाँ जी, इस सर रॉड दो। पे कितने। दो। तो दो तो रस्सी के कारण ही लगेगा, इसका वेट नहीं लगेगा, और तीन रस्सी इससे टंगा हुआ है। देख रहे हैं ना, तीन स्ट्रिंग है, तो तीन तो रस्सी ही हो गए, और एक इसका खुद का वेट लगेगा, चार फोर्स लगेंगे। यस सर। सर दो ऊपर से रस्सी थे, फिर इसके बाद नीचे एक रस्सी बंधा है, वो सिर्फ 40 kg है। एक तो हाँ, एक तो ये T1 लगेगा, एक तो ये T2 लगेगा, और एक इसका खुद का वेट जो कि यहाँ से L/2 पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि वेट हमेशा बीच में ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से L/2 पे इसका वेट लगेगा, जो कि इसका वेट 20 है ना, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg, यानी वेट इसका mg। ठीक है, तो mg, m का वैल्यू 20 इंटू जी, यानी 200 न्यूटन। ठीक है, mg जो आएगा वो 200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका mg लगेगा जो कि 200 न्यूटन का होगा। ठीक है, ठीक है, और एक जो है ये ब्लॉक इसको खींच रहा होगा खुद के वेट के कारण। ठीक है, इस ब्लॉक का जो वेट लगेगा ना, ये 40g से इसको खींच रहा होगा, है कि नहीं। ये जो ब्लॉक यस है, सर। ये जो रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस ये जो ब्लॉक है ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये जो टेंशन इस पे लग रहा होगा ना नीचे की तरफ, ये जो खींच रहा होगा वो कितने से खींच रहा होगा, ये टेंशन मान लो ये 40g के बराबर होगा, यानी कि ये जो टेंशन होगा 400 न्यूटन होगा। यानी इस पे तुम देखोगे, तो इस रॉड पे तुम ध्यान से देखो तो चार फोर्स लग रहा है। ठीक है, चार फोर्स लग रहा है। एक तो लग रहा है ऊपर T1, ऊपर T2, यहाँ पे L/4 पे। ठीक है, mg, ठीक है, जिसका कि वैल्यू 200 न्यूटन है। और एक इसका ये रस्सी जो टंगा हुआ है इस, जो कि 400 न्यूटन आएगा, आया है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस L/4। ठीक है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस जो है L/2, जो वेट लग रहा है वो L/2 पे लगेगा, और ये जो लग रहा है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि L/4 पे लग रहा है। चलो निकालो T1 T2। क्लियर है। यस सर।
चलो निकालो, कैलकुलेट करो जल्दी, T1 T2। हाँ जी आया। हाँ जी आया सीधा। हेलो आदित्य, अंशिका, अब्दुल्ला, आया आंसर किसी का? और लोग श्याम, श्याम, धनंजय, वैष्णवी, अंशिका, यस सर। शुभम, आया आंसर? इक्वेशन बता दो यार। एक तो हो जाएंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 400 प्लस 200, है ना? बोलो, एक ये इक्वेशन हो जाएंगे ना? यस सर। ठीक है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 400 प्लस 200 के 600। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखो, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क किसी एक पॉइंट के बाद ले लो, इस पॉइंट के बाद ले लेते हैं। तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क लेगो तो एक तो आएगा 400 न्यूटन का, एक 200 न्यूटन का। देखो 400 और 200 का जो टॉर्क आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, और T2 का जो टॉर्क आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो 400 का टॉर्क प्लस 200 का टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू T2, क्योंकि हम इस पॉइंट के अबाउट ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क अबाउट ए जीरो, तो टॉर्क के अबाउट T1 जो हो जाएगा वो जीरो, और टॉर्क ड्यू टू 200 न्यूटन प्लस टॉर्क ड्यू टू 400 न्यूटन इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू T2, है कि नहीं? तो देखो 200 न्यूटन के कारण और 400 न्यूटन के कारण जो टॉर्क होगा वो दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो 200 न्यूटन के कारण जो 400 का टॉर्क होगा वो 400 इंटू L/4। ठीक है, L/4, 200 के कारण हो जाएगा 200 इंटू L/2 इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू T2 इंटू एल, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वो पूरा एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एल 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 कैंसिल, ये 100 और ये भी 100, तो यहाँ से T2 जो आ जाएगा वो 100 प्लस 100।
T2 जो आ गया वो 200 न्यूटन, ठीक है। T2 जैसे ही 200 आ गया तो मेरे पास एक इक्वेशन था T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 400, ठीक है, 600, ठीक है। T1 प्लस T2 जो था वो 600 के इक्वल था, तो T2 जो आ गया 200 न्यूटन आ गया, T2 200, तो T1 प्लस 200 इज इक्वल टू 600, तो T1 जो आ जाएगा 400 न्यूटन, है कि नहीं? बोलो, क्लियर है? सभी को यस क्लियर सर। है ये? जी आदित्य, अब्दुल्ला। सर एक बार फर्स्ट वाली ठीक है, स्लाइड तो दिखा आज के लिए इतना ही। सर एक बार क्वेश्चन की फर्स्ट वाली चलो, स्लाइड दिखा देंगे आप, जहाँ पे आपने एफबीडी बनाई है इसकी। ठीक है। ठीक है, ओके सर। चलो तो ओके, चलो ओके सर। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? नो सर। क्या हुआ, चेक बॉक्स ऑफ था तो लोग नहीं है यहाँ पे, टिके ही नहीं। बाकी लोग चेक करने के लिए आते थे क्या, मैसेज मैसेज करने के लिए क्या? नहीं सर, कई बार ऐसा होता है माइक नहीं ऑन कर पाते ना। नहीं है, मैसेज करने का मतलब ये नहीं ना होता है कि आप बार बार मैसेज ही करते रहो, यस सर। ठीक है। लोग कंटिन्यू मैसेज ही करते थे, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैसेज ही करते रहते थे। जब मैं उधर स्लाइड ओपन करके पढ़ा भी रहा होता था तो वो लोग मैसेज ही करते रहते थे, ठीक है। इसलिए मुझे अब करना पड़ा ये, ओके, क्योंकि ये बहुतों दिन से चल रही थी, यस सर। ओके सर। ठीक है। ये क्या दिक्कत है माइक ओपन करने में? माइक ओपन करके बोल के ऑफ कर लो। सर कुछ सर कई बार पूछना है? ऐसा होता है आसपास नॉइज ज्यादा होता है। कोई बात नहीं यार, क्या हुआ, 5-10 सेकंड के लिए तो ओपन करना है, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, तो एवरीवन, बाय, गुड नाइट। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में, ओके।